रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वाल्मीकि की कविताओं में दलित जीवन और संघर्ष का मार्मिक चित्रण है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दलितों के उत्पीड़न, शोषण और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आवाज दी है। उनकी कविताएं दलित चेतना, जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार और समानता के संघर्ष को दर्शाती हैं। कई साहित्यिक समीक्षकों का कहना है कि उन्होंने दलित साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में दलित समुदाय का किस प्रकार से यथार्थ चित्रण हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वाल्मीकि जी सिर्फ दलितों के कवि ही नहीं बल्कि एक तरह से महाकवि हैं, क्योंकि वो खुद भी एक दलित थे। इसलिए दलित होने के कारण उन्होंने उनके दुख दर्द, जीवन संघर्ष को देखा, अनुभव किया और इसी दलितों के इसी दुख और दर्द और संघर्ष का सम्मिश्रण है उनकी कविताएं, जिसमें सदियों से दमित, प्रताड़ित, अपमानित और वंचित समुदाय का यथार्थ चित्रण है, जिसे मनुष्य योनि ने बल्कि पशु योनि के काबिल समझा गया। मतलब समाज में दलितों की स्थिति इतनी खराब है। इसी सोच के कारण दलित समुदाय को हजारों साल से सभी मानवीय मौलिक अधिकारों से दूर रखा गया। उन्हें शिक्षा से, सार्वजनिक स्थानों में पानी पीने से रोका गया, कभी बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया। तो वाल्मीकि जी की कविताएं इसी जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं। और इन सभी भेदभाव और छुआछूत के मूल में क्या है? वर्ण व्यवस्था। इसी वर्ण व्यवस्था की पोल खोलते हुए कवि अपनी कविता कभी सोचा है के माध्यम से कहते हैं, वर्ण व्यवस्था को तुम कहते हो आदर्श, खुश हो जाते हो साम्यवाद की हार पर। कभी सोचा है गंदे नाली के किनारे बसे वर्ण व्यवस्था के मारे लोग इस तरह क्यों जीते हैं? तुम पराये क्यों लगते हो उन्हें? क्या कभी सोचा है? दोस्तों, भारतीय वर्ण व्यवस्था जो है बहुत ही क्रूर और अमानवीय है और ये दलितों के लिए तो बिल्कुल ही असंवेदनशील है। आज भी कुछ लोग इसको आदर्श मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो भारत की संस्कृति है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी मानसिकता वाले लोग जब इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो वो उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। इस व्यवस्था का निर्माण करने वाला भी कोई और नहीं है बल्कि ब्राह्मण, जमींदारों, ठाकुर आदि हैं। इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था के साथ साथ कार्य विभाजन भी बड़ा ही स्वार्थपूर्ण ढंग से किया। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों का काम तो रखा पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियों का शासन करना और लड़ना, वैश्यों का खेती और व्यापार करना और शूद्रों का काम रहा इन तीनों वर्णों की सेवा करना। यही कार्य विभाजन दलितों के लिए दलित और शोषित होने का कारण बना। वाल्मीकि जी अपनी कविता ठाकुर का कुआं में इसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या? गांव, शहर या देश। मतलब दलितों का अपना है क्या? सब कुछ तो ठाकुरों का ही है। तो दोस्तों, ये जो कविता है ये वर्णवादी भारतीय समाज के सभी आवरणों को उतार कर रख देती है। यह कविता इस बात की साक्षी है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी दलित वर्ग सवर्णों की गुलामी से नहीं छूट पाया। आज भी दलितों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके, अपना अधिकार जमा सके। इन पंक्तियों के माध्यम से वाल्मीकि जी किसी एक दलित जाति के शोषण की बात नहीं करते, बल्कि वो तो तमाम उनकी बात करते हैं जो भूमिहीन, खेती, हर मजदूर और हर तरफ से हारे हुए हैं। जमीन ठाकुर की है, उस पर हल चलाने का काम दलित जाति के लोग करते हैं। तालाब, खेत, बैल, पानी, कुआं सब कुछ तो जमींदारों, ठाकुरों का है। कहीं भी तो दलितों को अपनापन महसूस नहीं होता। इसीलिए वाल्मीकि की कविता सीधा सीधा प्रश्न पूछती है कि दलितों के हिस्से क्या है? गांव, शहर या देश? कुछ तो होगा। प्रस्तुत कविता पर टिप्पणी करते हुए दलित लेखक कमाल भारती जी कहते हैं कि ठाकुर का कुआं जाति व्यवस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है। कुएं का अर्थ होता है पानी, जिसके बिना जीवन असंभव है। जीवन के सारे संसाधन इसी सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के हाथों में हैं और
उत्पादन करने वाली जातियां और जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं सभी इसी व्यवस्था के गुलाम हैं और इसी यथार्थ को उन्होंने अपनी इसी कविता ठाकुर का कुआं में व्यक्त किया है। दोस्तों, उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो भी प्रश्न करती हैं। उनकी कविता सदियों से चले आ रहे इतिहास, संस्कृति और परंपरा पर प्रश्न खड़ा करती हैं। उनका यह प्रश्न उन अबोध दलितों का है जिसने अभी अभी विद्यालय का प्रांगण देखा है, शब्दों से जिसकी जान पहचान हुई है और जिसके अंदर अभी चेतना जगी है और अपने वो प्रश्न करने की हिम्मत जुटा पा रहा है कि हमारा भी बराबर का हक है। एक रोज मैंने भी जुटाई हिम्मत और पूछ लिया उससे वही सवाल। देखा उसने मेरी ओर, बोला, मैं जन्मा हूँ ब्रह्म के मुख से, इसलिए श्रेष्ठ हूँ। ताज्जुब है, मनुष्य का जन्म तो होता है सिर्फ माँ के गर्भ से, फिर आप कैसे पैदा हो गए ब्रह्म के मुख से? यानी कि आप में और हम में क्या फर्क है? दोस्तों, वाल्मीकि की कविता में सामाजिक यथार्थ है जिसे उन्होंने बेबाकी से सामने रखा है। कवि सीधा साधा सवाल करते हैं कि वो अछूत क्यों हैं, वो समाज उसे उन्हें क्यों प्रताड़ित करता है, और अपनी कविता युग चेतन में इतिहास को कटघरे में खड़ा करते दिखाई देते हैं। कहते हैं, इतिहास यहाँ नकली है, मर्यादाएं सब यहाँ सब झूठी हैं। हत्याओं की रक्त रंजित उंगलियों पर जैसे चमक रही सोने की नग जड़ी अंगूठियां। दोस्तों, दलित समाज सदियों से शोषण और उपेक्षा का शिकार हुआ है, इसीलिए कवि बार बार इतिहास को खंगालते हैं। कवि इतिहास के स्याह पन्नों पर लिखी दलितों की इबारत को भूल पाने में असमर्थ हैं। कवि इतिहास के प्रत्येक पन्नों पर प्रश्न करता है। कवि को इतिहास से नफरत है, उन्हें क्योंकि लगता है कि इतिहास जो भी है सवर्णों का, जमींदारों का, ठाकुरों का लिखा हुआ है, उसमें जो कुछ भी है वह सवर्णों के द्वारा सवर्णों के लिए ही है। दलितों के हित, सम्मान और अधिकार का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कवि को समूचा इतिहास पाखंड लगता है। और वो कहते हैं, मैंने दुख झेले, सहे कष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी इतने, फिर भी देख नहीं पाए तुम मेरे उत्पीड़न को, इसलिए युग समूचा लगता है पाखंड मुझे। दलितों की वेदना को उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं बहुत ही निकट से उजागर करती हैं। इस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में दलित संवेदना का यथार्थ और अनुभूति पूर्वक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। दोस्तों, अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने जाति और जाति समूह को सशक्त देने का आवाज देने की भरपूर कोशिश की है। साथ ही साथ इस अमानवीय व्यवस्था का पालन पोषण जो कि सदियों से हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक व्यवस्था करती आ रही है उसका उन्होंने विरोध किया है। इन्हीं की छत्र छाया में वो कहते हैं कि इसी छत्र छाया में ये जो व्यवस्था है पली और बड़ी है। कवि इस जाहिल व्यवस्था से टकराना चाहते हैं, वो इसे सुधारना नहीं चाहते बल्कि इसे समाप्त करना चाहते हैं और उनका यह क्रोध, इनका आक्रोश हमें उनकी सभी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में दलित समुदाय का यथार्थ चित्रण इस विषय पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।